नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खून की 10 बूंदें। खून की 10 बूंदें, चित्रकार भालचंद्र मांडके, लेखक ओम प्रकाश शर्मा, चित्रकथा रूपांतर सरिता भारती। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला केवल ऐश भरी जिंदगी जीने का हामी था। सुरा सुंदरी और मौज मस्ती की चैन भरी नशीली जिंदगी उसे पसंद थी। लेकिन एक रात जब उसके 70 वर्षीय बूढ़े अय्यार जासूस गुल हसन ने रंग महल में आकर बादशाह को खबर दी कि पारस का लुटेरा खूंखार नादिर शाह लाहौर तक आ पहुंचा है, तो बादशाह के होश उड़ गए। राग रंग की महफिल छोड़कर वह दीवाने खास में आया और उसने अपने वजीरों को तलब किया। फिरोज खां, उन दोनों नालायक वजीरों को इसी वक्त यहाँ बुलाओ। जो हुक्म आलम पनाह। वजीर खान दौरान घोड़े से उतरकर महल की तरफ लपके। खुदा खैर करे, न जाने क्या बात है। दीवाने खास के बाहर फिरोज खां उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप आ गए हुजूर वजीर साहब, आदाब बजा लाता हूँ। आदाब, खैरियत तो है खां साहब? अजीब सन्नाटा छाया हुआ है महल में। जी हाँ, अभी अभी यकायक महफिल बर्खास्त करने का हुक्म हुआ था। वजीर जनाब सफदर जंग सादत खां साहब भी अभी अभी तशरीफ ले गए हैं, न जाने क्या खबर है। गुलाम हाजिर है आलम पनाह। आइए वजीर साहब, तशरीफ लाइए और अपनी नालायकी की दास्तान सुनिए और शर्म से उसी तरह सर झुका लीजिए जैसे जनाब सादत खान ने झुका रखा है। मुझ गुलाम से क्या कसूर हुआ आलम पनाह? कसूर तो हमसे हुआ है वजीर साहब। जहां आप जैसे नालायक वजीर होते हैं वहां यही होता है। जानते हो, नादिर लाहौर तक आ पहुंचा है। क्या फरमा रहे हैं जहां पनाह? मेरे पास तो खबर है कि वह काबुल में है और मैंने लाहौर के सूबेदार जकारिया खान को होशियार रहने के लिए खबर भेजी है। चुप रहो। जकारिया खान ने 20 लाख रुपया उसे देकर लाहौर को तबाह होने से बचा लिया है, लेकिन अब आपकी बारी है। गुल हसन खबर लाए हैं कि 1 हफ्ते बाद वह लाहौर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। आलम पनाह, मैं भी कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। आप भी फरमाइए। आलम पनाह, इसमें शक नहीं कि गुल हसन और उनके शागिर्द जासूसी के फन में अपना सानी नहीं रखते। बस जरा सी मदद में गुल सहन साहब से और चाहूँगा। साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? जहाँ पनाह, अगर हमें 10 दिन और मिल जाएं, तो हम नादिर को वह सबक सिखाएंगे कि वह फिर कभी दिल्ली की ओर रुख करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे क्या होगा आलम पनाह? हमें अवध और दक्षिण से फौजें बुलाने का मौका मिल जाएगा। 17 दिन हमारे लिए बहुत हैं, लेकिन 10 दिन तक नादिर को रोकना कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे पूरी उम्मीद है आलम पनाह कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए गुल हसन साहब नादिर को रोकने में हमारी मदद करेंगे। हरामजादे, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। गुल हसन, तुमने सुना कि वजीर सादत खां तुमसे क्या चाहते हैं? आलम पनाह, जासूसों का काम दुश्मन के लश्कर को रोकना नहीं हुआ करता। फिर भी आलीजा, मैं पाक तख्ते ताउस की कसम खाकर कहता हूँ कि या तो नादरी लश्कर 10 रोज और लाहौर में रुकेगा, या फिर आप अपने गुलाम की सूरत नहीं देखेंगे। हमें तुम्हारी वफादारी पर नाज है गुल हसन। बेअदबी की माफ़ी चाहता हूँ आलीजा। मेरी रग रग में मुगलिया सल्तनत का नमक है। मैं अपनी जान देकर भी उसे हलाल करूँगा, लेकिन जिल्ले सुबहानी उन्हें पहचानिएगा जो शरारती और नमक हराम है। अब इजाज़त चाहता हूँ आलम पनाह। हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं गुल हसन। जाओ, खुदा तुम्हें कामयाबी दे। आलिजा, मैं गुल हसन साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। ताज्जुब है कि उन्हें मेरे बारे में क्यों गलतफहमी है। वजीर साहब, गलतफहमी सिर्फ गुल हसन को ही नहीं, हमें भी है। आपका फ़र्ज़ है कि आप हमारी गलतफहमियों को दूर करें। आप लोग अब जा सकते हैं। दोनों वजीर लाल किले से बाहर आए। कभी कभी तो खान दौरान तुम बच्चों की तरह सिटपिटा जाते हो। अब तुम गुल हसन को ख़त्म समझो, लेकिन नादिर, वक्त आने पर उसे भी देख लेंगे। सुना है आज तुम्हारी हवेली में अख्तरी बानों का मुजरा है और 10 साल पुरानी अंगूरी शराब का घड़ा खुला है। जी हाँ, आप भी गरीब खाने पर चलकर इज्जत बख्शें तो। और दोनों वजीर नादिर को भूलकर राग रंग में डूब गए। दूसरी ओर गुल हसन अपनी हवेली पर किसी का इंतजार कर रहे थे। उस भयानक रात्रि में 3 घुड़सवार उनके पास आए। राम राम उस्ताद। जीते रहो बेटा रामलाल। आओ, वे दोनों भी आ गए हैं हवेली में। मेरे बच्चों,
मैंने एक बहुत ज़रूरी काम से इस भरी सर्दी में तुम तीनों को बुलाया है। तुम तीनों मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हो। मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। हुक्म करो उस्ताद, आपके लिए हमारी जान भी हाजिर है। मेरे बच्चों, तुम्हारी उस्तादनी सख्त बीमार है, इसलिए मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता, जबकि लाहौर जाना होगा। हमारे होते हुए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उस्ताद। उस्ताद, आप काम बताओ, हम जहन्नुम में भी जा सकते हैं। तो सुनो बच्चों, नादिर लाहौर तक आ पहुंचा है। वह 1 हफ्ते लाहौर में रुककर दिल्ली के लिए कूच करेगा, लेकिन बादशाह का हुक्म है कि उसे 1 हफ्ते के बाद 10 दिन और लाहौर में रोका जाए। मैंने बादशाह से उसे रोकने का वादा किया है। हम उसे रोकेंगे। वह 17 दिन बाद ही दिल्ली के लिए कूच कर पाएगा। बस इतनी सी बात उस्ताद। काम इतना आसान नहीं है बच्चों। नादिर कूच का दिन तय कर चुका है। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं उस्ताद। शाबाश मेरे बच्चों, मुझे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। कह लो, खर्च के लिए 300 अशरफियाँ 3 थैलियों में हैं और ये 2 खत हैं जो मैंने लाहौर के महाजनों के नाम लिखे हैं। ज़रूरत पर तुम उनसे रुपए पैसे रहने सहने की मदद पा सकते हो। अभी थोड़ी देर आराम कर लो, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। आराम तो अब काम पूरा करके ही करेंगे उस्ताद। बस जाने से पहले उस्तादनी जी के दर्शन करा दीजिए। तीनों शागिर्द बीमार उस्तादनी के चरणों में झुक गए। देख लो मेरे बच्चों, इसकी रूह पर तो फरिश्ते काबिज हैं। 3 दिन से इसने आंखें नहीं खोली हैं। पता नहीं सांस कहाँ अटकी है। उस्ताद, हिम्मत रखिए, उस्तादनी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी। अच्छा उस्ताद, अब इजाज़त दीजिए, भोर हो रही है। मेरे बच्चों, अगर किस्मत साथ न दे और नाकाम होकर लौटना पड़े तो उस्ताद की ड्यूटी पर मत आना, कब्रिस्तान पहुंचना। वहीं तुम्हें तुम्हारा उस्ताद शर्म से ज़मीन में गड़ा हुआ मिलेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ उस्ताद। अलविदा उस्ताद। तीनों बिना कुछ बोले चले गए। गुल हसन आंसू बहाता अपनी बैठक में बैठा था। तभी पड़ोसी काजी बदरुद्दीन वहां आया। भाई गुल हसन, तुम्हारी बेगम की तबीयत कैसी है अब? इस तरह मुंह लटकाकर रो क्यों रहे हो? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है काजी साहब, बेगम है कि दगा देने को तैयार बैठी है और वक्त मुझे लूट लेना चाहता है। खुदा गवाह है कि रामलाल, जमाल और रसीली को मैंने अपने बच्चों की तरह समझा है, पर आज वक्त के खुदगर्ज हाकिमों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने उन जिगर के टुकड़ों को नादिर के हवाले कर दूं। आसमान में बादल छाए हैं गुल हसन, शायद बारिश पड़ेगी। हो सकता है बादल छट जाएं काजी साहब, लेकिन पंजाब की तरफ से जो काली घटा उठ रही है उससे बारिश नहीं, खून बरसेगा, खून। उधर दिल्ली दरवाजे से निकलकर तीनों ने चलने का समय निश्चित किया। दोपहर होने से पहले मूरी मटियारी की सराय पर हम मिलेंगे। ठीक है, देखना मैं तैयार होकर सबसे पहले पहुंचूंगी। आओ रसीली। भूरी भटियारी की सराय पर सबसे पहले रसीली ही पहुंची, पूरे मर्दाने वेश में। मुंशी जी, मेरा नाम है जान मोहम्मद रसीली, पेशा शायरी, मकसद सफ़र। मुंशी जी, मेरा नाम भी लिखना, सूफ़ी कमाल अली, आना आगरे से, जाना जयपुर को। ठीक है, धीरे बोलो, मैं ऊंचा नहीं सुनता हूँ। ओए, चिल्लाता क्या है बिरादर? मेरा नाम है हैरत अली, पेशा मिराशी, आना चकरौता से, जाना खरखौदा को। सराय में तीनों आग तापने के बहाने बैठे तो हाथ पर हाथ धरकर कसम खाई। हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, मरेंगे साथ, जिएंगे साथ। और अपने अपने हुनर बताए। मैं तरह तरह की बोलियां बोल सकता हूँ और मेरी ऊँटनी भी आदमी की बोली बोलती है। अरे, और मैं नज़रबंदी का कमाल जानती हूँ, और मैं इस तरह से सांस रोककर पढ़ सकता हूँ जैसे कोई समझे कि यह मरा हुआ है। फिर तीनों लाहौर के लिए रवाना हो गए। लाहौर के किले में लाहौर का सूबेदार जकारिया खान नादिर की दिलजोई के लिए नाच गाने का इंतज़ाम करता, पर नादिर को औरत में कतई दिलचस्पी नहीं थी। उसे केवल 2 चीज़ों की दरकार थी, दौलत और जीत। लाहौर की इस सुल्ताना का नाच में कोई जवाब नहीं है शारसारस। नाच गाने में हमारी दिलचस्पी नहीं है जकारिया खान, फिर भी तुम्हारी मेहमान नवाजी की हम तौहीन नहीं करना चाहते। नाचते नाचते सुल्ताना दुस्साहस कर बैठी। नादिर उसके नाच गाने से आकर्षित ना हुआ तो सोने की सुराही से जाम ढालकर उसने नादिर के होठों से जाम लगा दिया। पीजिए मेरे सरताज, पीजिए, कुछ देर के वास्ते फिक्र भूल जाइए। क्या चाहती हो? तुम नहीं जानती शायद,
नादिर किसी रक्कासा के हाथ से शराब नहीं पीता। मैं माफ़ी चाहती हूँ सरकार, आपके गले का हार बनने की ख्वाहिश में मैं भूल कर बैठी। कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपने गले का हार ज़रूर बनाएंगे। दूसरे ही पल नादिर ने सुल्ताना को अपनी बलिष्ठ बाहों में भींच लिया और उसे उस वक्त तक भींचता चला गया जब तक उसकी पसलियां चटक कर चूर चूर न हो गई। गुस्ताख औरत नादिर के गले का हार बनना चाहती थी। रहम सत्ताज। रात के सन्नाटे में खलीफा गुलरू की सराय से 3 साय चुपचाप निकलकर एक ओर चल दिए। रामलाल, आज ही हम लाहौर पहुंचे और आज ही काम पर निकल पड़े। कम से कम आज की रात तो आराम कर लेते। जमाल, भूल गए उस्ताद की बात? दिल्ली से चलते वक्त क्या कहा था उन्होंने? हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं तो रसीली की वजह से कह रहा था, बेचारी थक गई होगी। चुप बे, ज़्यादा बड़बड़ मत कर, सूफी के बच्चे। अच्छा, धीरे बोलो ज़रा, हमें आज रात में ही किले में घुसना है। आओ, रास्ते मेरे देखे हुए हैं। रावी के किनारे किनारे चलते हुए तीनों किले के पीछे की ओर पहुंचे। इस पत्थर के नीचे से किले में जाने का गुप्त मार्ग है जो घोड़साल में जाकर निकलता है। शाही जासूस होने के नाते यह रास्ता बस मुझे और उस्ताद को मालूम है। इसे जहांगीर ने बनवाया था। उस्ताद ने मुझे इस रास्ते के बारे में तब बताया था जब मैं यहाँ जासूसी के लिए तैनात था। वे कीड़े मकोड़ों से भरी सुरंग में सावधानी से आगे बढ़ते हैं। आओ रसीली, बस हम पहुँच गए। सावधानी से, कोई आवाज़ न हो। इन सीढ़ियों को पार करने के बाद हम महल की घुड़साल में होंगे। यहाँ से बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। जवानी ढोडी से चलकर हम शाही बुर्ज तक पहुँच सकते हैं। यह भी अच्छा है कि इस वक्त यहाँ बहुत कम लोग हैं। जमाल, ऊपर आकर सुरंग का दरवाजा धीरे से बंद कर दो। आज तो गजब की सर्दी है। जनानी ढोडी से होकर वे शाही बुर्ज की ओर बढ़ गए। तीनों सैनिकों की निगाहों से बचते हुए शाही बुर्ज पर पहुंच गए। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं ऊपर जाता हूँ। छत पर पहुंचकर रामलाल ने बेहोशी का चूर्ण सैनिकों पर छिड़क दिया। मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ा रही है। मेरी भी कुछ अजीब सा नशा, शायद नींद का है। नीचे आकर जाओ रसीली, घबराना नहीं। तड़ातड़ कोड़ा फटकारना और फटाफट फारसी बोलना। लो जमाल, इसे संभालो। शाही बुर्ज में जड़ाऊ पलंग पर अपने जमाने का खूंखार विजेता सोया हुआ था। तभी रसीली ने वहां प्रवेश किया। तो यह है नादिर शाह, खूनी दरिंदा, हिंदुस्तान की दौलत का लुटेरा, डाकू, जिससे हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत तक थरथरा रही है। देखती हूँ इसे। रसीली ने नादिर के मुंह पर कोड़ा फटकारा। आह, अरे! नादिर बौखला कर उठ गया। कौन है तू? देख, मुझे अच्छी तरह देख, पहचान। क्या तू मुझे सचमुच नहीं पहचानता? रसीली की नजरबंदी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। बेवकूफ इंसान, ताकत के गुरूर ने तुझे अंधा कर दिया है जो तू मुझे भी नहीं पहचानता। तू भूल गया कि तू एक हड्डियों की इमारत है। मौत की पुरजोर आंधी तुझे एक ही झोंके से खाक में मिला देगी। सब कुछ भूल जा, सिर्फ खाक को याद रख। आह, पहचान, अच्छी तरह पहचान। मैं तेरी तकदीर हूँ। मेरी बदौलत ही आज दुनिया जहान में तेरा डंका बजता है। बेवकूफ गडरिए, तू मुझे नहीं पहचानता? बोल, कौन हूँ मैं? तकदीर? हाँ, मैं तेरी तकदीर हूँ। बेवकूफ, मैं तुझे चेताने आई हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू फना के धारे पर आ पहुँचा है, समझा? मैं फना के धारे पर आ पहुँचा हूँ? तू जुम्मे के दिन दिल्ली कूच करना चाहता है, पर किसके हुक्म से? किसने दी है तुझे यह सलाह? शाही नजूमी ने। तो सुन, शाही नजूमे की अक्ल पर तेरी बर्बादी का साया है। तेरे 7 सितारे गर्दिश में हैं। जुम्मे के दिन चांद का काला साया चमकेगा तो अंगारों की बारिश होगी। तेरा लश्कर जल जाएगा और तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। फिर मैं क्या करूं? मैं तेरी तकदीर हूं नादिर, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुझे ताकीद करूं। तो जुम्मे के दिन कूच नहीं करेगा। जुम्मे के बाद 10 दिन तक तू यहीं लाहौर में ही रहेगा। लाहौर में ही 10 दिन तक रहूंगा। अब तू सो जा। कूच से पहले तू दरबार नहीं लगाएगा, सिर्फ खुदा की इबादत करेगा, खैरात बांटेगा, लोगों की दुआएं लेगा। 11वें दिन मैं जमीन से आसमान पर चली जाऊंगी। समझ गया? समझ गया। सो जा मेरे बच्चे, सो जा। जुम्मे से 11वें दिन जब तू कूच का हुक्म देगा तो मैं फिर से तेरी तकदीर का सितारा बनकर चमकूंगी। तब तुझे फतह मिलेगी, नायाब फतह। तभी किले में उल्लू के बोलने की आवाज आ रही है। श्यामलाल का संकेत है यह।
अब मुझे यहाँ से जल्द फूटना चाहिए। मेरी बात याद रखना नादिर, मैं जा रही हूँ, मैं तेरी तकदीर हूँ। रसीली तेजी से बाहर निकली। जमाल ने आगे बढ़कर उसे काला लबादा दिया और रामलाल ने काला चूर्ण निकालकर बेहोश पहरेदारों की नाक से लगाया। बाप रे, गजब की सर्दी है, जल्दी फूटो, अब पहरेदार होश में आने वाले हैं। भोर होने से कुछ ही देर पहले तीनों सराय में पहुंचे और अपने अपने बिस्तरों में घुस गए। सो जाओ, अब सुबह बातें करेंगे। कुछ भी हो, रसीली ने आज कर दिया कमाल। अपनी चकचक बंद कर जमाल, मुझे नींद आ रही है। भोर होने पर नादिर शाह के लश्कर में शाही नजूमी मौलवी अली बेग वजूकर था। आज तो बहुत सवेरे ही उठ गए मौलवी साहब। तुम्हारी तो चैन से गुजर रही है बिलाल, हमारा क्या पता कि कब बुलावा आ जाए। तभी एक घुड़सवार वहां आया। हुजूर मौलवी साहब, आपको आलम पना ने फौरन अपने हुजूर में बुलाया है। देखा बिलाल, कहते ही आ गया परवाना। चलो भाई चलता हूँ, जरा जूतियाँ पहन लो। महल में पहुंचकर आदाब बजा लाता हूँ हुजूर आली, खैरियत तो है? सुबह ही सुबह गुलाम को कैसे याद फरमाया? मौलवी साहब, जुम्मे को कूच करने की बात आपने ही कही थी। जी हुजूर, मैंने ही कही थी। जुम्मे के दिन कूच करना फायदेमंद है, गुलाम का हिसाब कभी गलत नहीं होता। लेकिन हमें लगता है इस बार आपका हिसाब गलत है। जरा हिसाब लगाकर बताइए कि जुम्मे से 10 दिन बाद कूच करना कैसा रहेगा। थोड़ी देर बाद, जुम्मे के 10 दिन बाद का दिन भी अच्छा है हुजूर आली, बल्कि बहुत अच्छा। शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ हुजूर आली। अगर मुनासिब समझे तो वह वजह बताने की मेहरबानी करें कि हुजूर को यह शक क्यों हुआ कि कूच का दिन नजूमे के हिसाब से गलत है। वजह है मौलवी साहब, पर हम यकीन से नहीं कह सकते कि वह सपना था या हकीकत। रात एक अजीब वाक़या हुआ। हमने देखा कि एक बेहद खूबसूरत औरत ने हमें जगाया और कहा कि वह हमारी तकदीर है। उसी ने हमें कहा कि जुम्मे के दिन कूच करना ठीक नहीं होगा, कूच का दिन जुम्मे से 10 दिन बाद होना चाहिए। गुस्ताखी समझे तो गुलाम का सिर हाजिर है हुजूर, लेकिन खाकसार का हिसाब कभी गलत नहीं हुआ आज तक। हिसाब ही तो है, गलत भी हो सकता है। बेहतर होगा कि आप जाएं और सारा हिसाब फिर से दोहराएं। जो हुक्म हुजूर आली। शाम को फिर तशरीफ लाइए और बताइएगा कि हिसाब दोहराने का क्या नतीजा निकला, और अभी किसी से इसका जिक्र न कीजिएगा। जाइए। मौलवी के जाने के बाद नादिर ने आवाज़ दी तो रात के दोनों पहरेदार हाजिर हुए। हुक्म आलीजा, रात को तुमने कुछ देखा? नहीं तो हुजूर, कुछ नहीं देखा, पर रात के तीसरे पहर को उल्लू को बोलते सुना। उल्लू की आवाज़? बेवकूफ़, किले में उल्लू नहीं बोला करते, भागो यहाँ से। दिन चढ़ते ही श्यामलाल और जमाल की आंख खुल गई। रसीली को उन्होंने नहीं जगाया। जमाल, मैं नादिर शाही लश्कर की ओर जा रहा हूँ, यह देखने कि रात की बात का क्या असर हुआ है। तुम किले की ओर जाओ और पता लगाकर जल्दी लौटो। ठीक है, मैं किले की ओर जाता हूँ। जमाल सूफी साधु के वेश में किले के पहरेदारों के पास जा बैठा। आज यह सुबह ही सुबह क्या हो रहा है? अभी अभी नजूमी साहब गए हैं और अब यह फकीर आ गया। चलो चलो बाबा, सुबह ही सुबह तंग मत करो। अच्छा, तो नजूमी को महल में बुलाया गया था? नाराज मत हो बच्चा, हम जाते हैं। नजूमी को महल में बुलाया गया था, इसका मतलब है नादिर का मन डोल गया है। कूच अब शायद नहीं होगा। चलो, छुट्टी हुई, अब चलकर रावी में नहाना चाहिए। खुले जल में नहाने का मजा ही कुछ और होता। रावी के तट पर। ओ भाई, रोता क्यों है? अगर कोई विपदा है तो बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैं काबुल का पठान हूँ, मैं दिल्ली जा रहा था, पर मेरा घोड़ा मर गया। यह तो वाकई बुरा हुआ, लेकिन तू दिल्ली क्यों जा रहा था? नादिर के सिपाहियों ने मेरे बाप और भाई को मार दिया। दिल्ली में चचा हैं, उन्हीं के पास बेसहारा होकर जा रहा था। अबे, तो रोता क्यों है? तू मर्द बच्चा है। क्या नाम है तेरे चचा का? मैं तुझे दिल्ली पहुंचा दूंगा, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरे चचा का नाम रहमत उल्ला खां दरियागंज में रहते हैं, दिल्ली दरवाजे के पास। वे तो नहीं जो दिल्ली दरवाजे की गारत के बिसाती हैं? हाँ, वही हैं। तुम जानते हो उन्हें? खूब अच्छी तरह। तेरा नाम क्या है? मुझे शबाबुल्ला कहते हैं। शबाबुल्ला? वाह, क्या नाम पाया है यार। मेरा नाम जमाल है। चल नहाते हैं, नहा कर चलेंगे। जमाल ने कपड़े उतारे और छपाक से पानी में कूद पड़ा। अबे, तू देख क्या रहा है? कपड़े उतार और आजा पानी में। खुदा कसम, तबीयत तर हो जाएगी,
फिर सराय चलेंगे, वहाँ मेरे 2 साथी और हैं। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे सर्दी लगती है। तेरी तो ऐसी की तैसी, तेरे तो बाप को भी नहाना पड़ेगा, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। जमाल पानी से बाहर आ गया। अबे भागता कहाँ है? नहाना तो बेटा तुझे पड़ेगा ही, वरना कपड़ों सहित पानी में फेंक दूंगा। उतार कपड़े। नहीं, मुझे माफ करो, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं नहीं नहा सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा साले। अरे तो तू लड़की है? दूसरे ही पल जमाल फिर से पानी में कूद गया। मैं तो उसके कपड़े ही उतारने लगा था। क्या सोचा होगा उसने अपने मन में? इस पर भरोसा किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद, नहा चुके? हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की, इसमें तुम्हारा कसूर भी क्या है? तुम तो मुझे शबाबुल्ला ही समझ रहे थे। वैसे मेरा नाम शबाब है, लेकिन तुम इस वेश में क्या करती? लोग कहते थे कि मैं मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। वे मुझे नादिर को पेश करना चाहते थे, उनकी ऐसी की तैसी। वैसे लोग गलत नहीं कहते थे। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी भी नीयत खराब होने लगी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए यह कटार अपनी छाती में इसी वक्त भोंक सकती हूँ। पगली, ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? मेरा एतबार करो शबाब, मैं जात का शेख हूँ, दगा नहीं करूँगा। और अगर किसी ने तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। मुझे तुम पर पूरा एतबार है जमाल, पर मैं क्या करूँ? अपनी हिफाजत के लिए मुझे इसे अपने पास रखना पड़ता है। शबाब, जो कल बीत चुका है उसे भूल जाओ, और जो कल आने वाला है उसके लिए हौसला रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उधर श्यामलाल जिस वक्त नादिर शाह के लश्कर में पहुंचा, उसी वक्त बेहाल सा नजूमी किले से वापस लौटा था। जरूर यह महल से लौटा है, चेहरे पर परेशानी है। क्या चाहते हो? नादिर की छावनी में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। यह चांदी के सिक्के रख लो यार। मैं तो नजूमी साहब से मिलने आया था, पर लगता है वे परेशान हैं। तुम चाहो तो मिल सकते हो उनसे, वह सामने उनका खेमा है, पर आगे मत जाना और मेरा नाम भी मत लेना। नहीं लूँगा, शुक्रिया। आगे बिल्कुल नहीं जाऊँगा हुजूर। मैं तो वैसे भी बनिए का बेटा हूँ। फौज से मुझे बहुत डर लगता है। तलवार खींची कि गर्दन साफ। श्यामलाल पर्दा उठाकर नजूमी के खेमे में घुसा। अरे कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मुझसे क्या काम है? हुजूरे आली, शायद आप भूल गए मुझे। मैं सयालकोट के लाला हरनाम दास का बेटा परनाम दास हूँ, खादिम हूँ आपका। यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। हुजूरे आली, दिल्ली में मेरी बहन है, उससे मिलने जा रहा था कि इरादा बदल दिया। क्यों? इरादा क्यों बदल दिया? इसी वजह से तो आपको तकलीफ दी है हुजूर। मैंने एक बड़ा ही भयानक ख्वाब देखा है आज रात। मैंने देखा कि मैं दिल्ली से लौट रहा हूँ और मेरा सिर कटा हुआ है। तभी आंखें खुल गई और मैंने उल्लू की आवाज़ सुनी। इसका क्या मतलब हुआ हुजूर? घोड़े पर कटे सिर का सवार। आजकल अजीब अजीब सपने आ रहे हैं बेटा। तुम कल आना, आज मुझे कुछ शाही काम है। श्यामलाल नजूमी के पैर छूकर वापस चला आया। आते आते वह नादिर के लश्कर पर निगाह डालता आया। नादिर के सिपाही ही नहीं, घोड़े और ऊंट भी खूब तगड़े थे। तोपखाना भी बड़ा भारी था, लगभग 2 लाख सैनिक थे। दिल्ली के अय्याश शहनशाह की फौज को मटियामेट करके दिल्ली वासियों को रौंद डालने के लिए यह फौज काफ़ी है। अभी श्यामलाल सराय में आया ही था कि जमाल भी शबाब के साथ पहुंच गया। श्यामलाल, मेरे नए दोस्त से मिलो। यह है शबाबुल्ला पठान और ये मेरे दोस्त श्यामलाल। आदाब। जैसे तुम मेरे दोस्त के दोस्त हो वैसे ही मेरे भी, इसलिए आओ प्यारे, गले लग जाओ। नहीं, लेकिन श्यामलाल ने उसे पहचान लिया था। मैं गुल हसन उस्ताद का चेला हूँ जमाल, मुझे धोखा देना आसान काम नहीं है। कौन है ये? यह शबाब है। नादिर के सिपाहियों ने इसके सारे खानदान को तबाह कर दिया है। दिल्ली अपने चचा के पास जाना चाहती है। डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रसीली ने भी शबाब की कहानी सुनी। घबरा मत बहन, यहाँ तुझे कुछ खतरा नहीं है। तू मेरी छोटी बहन की तरह हमारे साथ रहेगी। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बहन, आपने मुझे बचा दिया। रात में खाने के बाद चारों ने आपस में बैठकर आगे की योजना बनाई। मेरा ख्याल है कि मैं नादिर के पास ज्योतिषी बनकर जाऊं और उसे कूच करने से रोकूं। इससे अच्छा तो यह है कि मैं नजूमी के खेमे में जाकर उसे नज़रबंदी में बांधूं। नहीं, मैं इस तरह तुम्हें जान जोखिम में नहीं डालने दूंगा। देखो, मैंने सुना है कि इस सराय में एक मुल्ला ठहरा हुआ है। वह नादिर के दरबार में आता जाता है।
अगर हम उसे नादिर से भिड़ा दें तो काम बन सकता है। तुम्हारा मतलब है कि वह मुल्ला नादिर से कहे कि कूच 10 दिन बाद होना चाहिए, पर यह कैसे मुमकिन है? सुनो, सबसे पहले उस्ताद के खतों की मार्फत हम महाजन से मिलते हैं और यह सराय छोड़कर कहीं और रहने का प्रबंध करते हैं। फिर बाद में हम मुल्ला को आकाशवाणी सुनाएंगे। यह काम करेगी हमारी ऊँटनी। मुझे पता है कि यह मुल्ला शाही मुल्ला बनना चाहता है। वह हमारा काम ज़रूर करेगा। मैं समझ गई। तिकड़म तो कोई तुमसे सीखे। मान गई मैं तुम्हें। ठीक है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।